जब हम भारत के आर्म्ड फोर्सेस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद 1947 के बाद की जंगें, है ना? लेकिन ये कहानी इससे कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी है। ये सिर्फ 20वीं सदी की बात नहीं है, ये तो हजारों साल पुरानी एक गाथा है। तो चलिए इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं। आज की जो हमारी सेनाएं हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, जो परंपराएं हैं, उनको अगर सच में समझना है तो हमें इतिहास में बहुत पीछे जाना होगा। ये एक ऐसी यात्रा है जो आज़ादी से बहुत बहुत पहले शुरू हुई थी। और सुनिए, ये सिर्फ जंगों की कहानी नहीं है, ये कहानी है अलग अलग कल्चर्स की, टेक्नोलॉजीज की और सोचने के तरीकों के टकराव की। ये जो बात कही गई है ना, ये बिल्कुल पॉइंट पे है। भारत में मिलिट्री ट्रेडिशन का मतलब सिर्फ लड़ना भिड़ना नहीं है, नहीं, ये तो कर्तव्य, सम्मान और कल्चर से जुड़ी एक बहुत गहरी परंपरा है। एक ऐसी विरासत जिसने इस देश को, इस राष्ट्र को शेप दिया है। देखिए, भारत का मिलिट्री इतिहास तो बहुत बड़ा और डाइवर्स है। हर साम्राज्य आया और अपनी एक अलग छाप, अपना एक अलग मिलिट्री स्टाइल छोड़कर गया। लेकिन चलिए थोड़ा टाइम में आगे बढ़ते हैं और उस दौर पर फोकस करते हैं जब मुगलों जैसी बड़ी बड़ी शाही सेनाओं का दबदबा था। और यहीं से कहानी में क्लासिक डेविड बनाम गोलियत वाला मोड़ आता है। सोचिए, एक तरफ विशाल ताकतवर मुगल साम्राज्य और दूसरी तरफ फुर्तीले और कमाल के रिसोर्सफुल मराठा। ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये तो जंग लड़ने के दो बिल्कुल अलग तरीकों, दो अलग अलग फिलॉसफीज का सीधा टकराव था। अच्छा, अब मुगलों की मिलिट्री मशीन को समझना है तो उनकी मनसबदारी सिस्टम को समझना पड़ेगा। और ये सिर्फ कोई सिंपल रैंकिंग सिस्टम नहीं था, अरे नहीं, ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशल और मिलिट्री हायरार्की थी। मतलब एक कमांडर का रुतबा इस बात से तय होता था कि उसके पास कितने सैनिक और कितने घोड़े हैं। ये एक तरीका था लॉयल्टी और सर्विस पक्की करने का। मुगल सेना, जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ी ताकत थी, अक्सर 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक। उनके जो कैंप होते थे ना, वो अपने आप में चलते फिरते शहर जैसे थे, विशाल। लेकिन यही साइज, यही विशालता उनकी कमजोरी भी बन गई। इसी की वजह से वो बहुत स्लो और अनवील्डी हो गए थे। और एक बात और, उनके लिए शान और शौकत और पावर का दिखावा करना असली जंग जीतने जितना ही जरूरी था। और बस यहीं पर सीन में एंट्री होती है मराठों की। और वो मुगलों से एकदम, मेरा मतलब है, बिल्कुल उल्टे थे। शिवाजी महाराज के लीडरशिप में वो स्पीड और सरप्राइज के मास्टर थे। बड़ी बड़ी आमने सामने की लड़ाइयों की जगह उन्होंने हिट एंड रन टैक्टिक्स अपनाए, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर या छापामार युद्ध कहते हैं। अपनी इसी फुर्ती से उन्होंने एक बहुत बड़े और सुस्त दुश्मन को मात दे दी। लेकिन शायद मराठों का सबसे रेवोल्यूशनरी इनोवेशन जमीन पर नहीं, समंदर में था। जी हां, उस दौर की बाकी सभी भारतीय ताकतों से अलग उन्होंने एक मजबूत नेवी की इंपॉर्टेंस को समझा। और ये कितना विजनरी स्टेप था। ये नेवी सिर्फ अपने तटों की रक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग पावर्स का असर बढ़ रहा था ना, उसे चैलेंज करने के लिए भी बनाई गई थी। तो अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, यूरोपियन पावर्स की एंट्री। और उनके आने से इस सबकॉन्टिनेंट में जंग के सारे नियम हमेशा के लिए बदल गए। पर सवाल यह है कि वो इतने कामयाब हुए कैसे? ये सवाल सच में चौंकाने वाला है ना? कि आखिर व्यापारियों की एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक पूरे सबकॉन्टिनेंट को कैसे जीत सकती है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि भाई उनके पास बेहतर हथियार थे, बेटर टेक्नोलॉजी थी। लेकिन क्या सच में यही वजह थी? हैरानी की बात है, लेकिन जवाब टेक्नोलॉजी नहीं है। असली ब्रिटिश एडवांटेज था एक बिल्कुल नई मिलिट्री फिलॉसफी में, और वो था डिसिप्लिन। यूरोपियन स्टाइल ड्रिल, लगातार ट्रेनिंग और सबसे जरूरी, अलग अलग बैकग्राउंड के सैनिकों को एक सिंगल यूनिट, एक हाईली डिसिप्लिन्ड फाइटिंग फोर्स में बदल देने की काबिलियत। बस यही था असली गेम चेंजर। अब हम 20वीं सदी में आ गए हैं और यहां भारतीय मिलिट्री की कहानी में एक बहुत ड्रामेटिक मोड़ आता है। ये वो दौर था जब दो बड़े बड़े चैलेंजेस सामने थे। पहला, भारतीय ऑफिसर्स का अपनी ही फौज को लीड करने का हक पाने का संघर्ष, और दूसरा, आजादी के साथ साथ आया बंटवारे का वो गहरा सदमा। ये जो इंडियनाइजेशन की प्रोसेस थी, मतलब ब्रिटिश ऑफिसर्स की जगह इंडियन ऑफिसर्स को लाने की प्रक्रिया, ये एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई थी। दशकों तक संघर्ष चला। आखिरकार 1918 में जाकर पहले भारतीय ऑफिसर्स को कमीशन मिला और फिर 1932 में देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना हुई, जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। और फिर आया साल 1947 और साथ में लाया पार्टीशन, यानी बंटवारा। जरा सोचिए, एक यूनिफाइड ब्रिटिश इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जिसे सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच बांटना था।
ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर तो था ही, साथ ही एक बहुत गहरा इमोशनल ट्रॉमा भी था, जिसने इन इंस्टीट्यूशंस पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़। ये जो 2-1 का रेशो है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये रॉयल इंडियन नेवी के बंटवारे का सिंबल है। हर एक जहाज, हर एक बेस, हर एक रिसोर्स, सब कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच इसी अनुपात में बांटा गया था। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और अक्सर दिल दुखाने वाली प्रोसेस थी। आज़ादी के साथ एक नए दौर की शुरुआत हुई, और साथ ही एक बहुत बुनियादी सवाल भी खड़ा हुआ कि अब इंडियन आर्म फोर्सेस का मकसद क्या है। एक एम्पायर के लिए लड़ने की जगह अब उन्हें एक नए सॉवरेन राष्ट्र की रक्षा करनी थी। इसके लिए उन्हें अपनी पूरी आइडेंटिटी को ही रीडिफाइन करना पड़ा। आर्मी के लिए तो ये एक बहुत बड़ा साइज़मिक शिफ्ट था। सदियों से वो ब्रिटिश एम्पायर के लिए दुनिया भर में लड़ते आए थे, पर अब उनका सिंगल फोकस था भारत की अपनी सरहदों की हिफाजत करना, और इसके लिए एक बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी और एक बिल्कुल नई सोच की जरूरत थी। उधर नेवी में भी एक जोरदार बहस चल रही थी कि भारत को एक कोस्टल डिफेंस फोर्स पर फोकस करना चाहिए या फिर एक ब्लू वाटर नेवी का सपना देखना चाहिए, एक ऐसी नेवी जो दूर समंदर तक अपनी ताकत दिखा सके। एक एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदने का जो फैसला हुआ ना, वो इसी गहरी बहस का नतीजा था। और हाँ, एयरफोर्स को कैसे भूल सकते हैं। एक ऐसी मिलिट्री में जहां सोच पर हमेशा से जमीनी लड़ाई हावी रही हो, एयरफोर्स को अपनी जगह बनाने के लिए काफी लड़ना पड़ा। क्या उनका रोल सिर्फ आर्मी के लिए टैक्टिकल सपोर्ट देना था, या वो खुद में एक स्ट्रेटेजिक फोर्स थे? ये उनकी अपनी पहचान की लड़ाई थी। तो प्राचीन साम्राज्यों की विशाल सेनाओं से लेकर मराठों के तेज तर्रार गुरिल्ला लड़ाकों तक, ब्रिटिशों के डिसिप्लिन्ड सिपाहियों से लेकर आज के मॉडर्न रिपब्लिक की इंडिपेंडेंट फोर्सेस तक, भारत की मिलिट्री स्टोरी असल में कंटिन्यूअस एवोल्यूशन की कहानी है, लगातार बदलते रहने की कहानी है। अब सवाल बस एक है, इस सदियों पुरानी गाथा का अगला चैप्टर क्या होगा?